नमस्कार, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी अमर उजाला.com की ये खास पेशकश। हर हफ्ते हम एक खास शो लेके आते हैं और बताने की कोशिश होती है कि बीते हफ्ते में जो बड़ी खबरें हुई हैं उस पर ये खबरों के खिलाड़ी जिनका मजमा यहाँ पर जमा हुआ है उनका क्या विश्लेषण है, क्यों ये खबर इस तरीके से आगे बढ़ रही है या बढ़ाई जा रही है। इन तमाम दिग्गजों की राय लेंगे, जानेंगे बीते एक हफ्ते में क्या क्या हुआ। इस हफ्ते की बात की जाए तो कुछ चीज़ें खास रहीं जो मैं शुरुआत में रख देना चाहता हूं पैनलिस्ट के सामने, ताकि चर्चा भी उस दिशा में आगे बढ़े। हमने देखा महाराष्ट्र में एक तरीके के सांप्रदायिक हालात बने। कहीं पर टीपू सुल्तान जिंदा हुआ तो कभी औरंगजेब जिंदा हुआ तो गोडसे की याद आ गई। दोनों तरफ से वार प्रत्यारोप चल रहा है। इस बीच में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ऑर्गेनाइजर जो कि आरएसएस का मुखपत्र है उसका एडिटोरियल छपता है। उसमें आरएसएस के उस मुखपत्र में ये सुझाव दिया जाता है बीजेपी को कि केवल मोदी के चेहरे और हिंदुत्व से अब काम नहीं चलेगा, कुछ और करने की ज़रूरत है, स्थानीय लीडरशिप को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये नसीहत आरएसएस दे रहा है कि भाई हिंदुत्व केवल काफ़ी नहीं है, लेकिन ज़मीन पर हिंदुत्व ही दिखाई दिया। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं या कुछ और हिस्सों से जो खबरें आई तमाम चैनल्स पे चली उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या हकीकत और नसीहत में अंतर है, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। और इन सब के बीच में हमको नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष की जो रैली होने वाली है उसका प्रारूप स्वरूप सामने आ गया है। 23 तारीख की डेट तय हो चुकी है। पटना में हर बड़ी पार्टी का दिग्गज जो बीजेपी विरोधी है मोटे तौर पर वहां पर मौजूद रहने वाला है। केवल 4-5 बड़ी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, वो उस रैली में नहीं दिखेंगे। अदरवाइज सब बड़े लोग वहां पर है। राहुल गांधी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, स्टालिन भी हैं। हर बड़ी पार्टी का नेता पटना 23 तारीख को उस रैली में पहुंच रहा है। उसके पलट बीजेपी ने भी एनडीए को रिवाइव करने की कोशिश शुरू की है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक परिदृश्य में उस पर बातचीत करेंगे। खास मेहमानों से परिचय करा दूं। सबसे पहले सबसे वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला के राजनीतिक संपादक है। स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ आदेश रावल हैं, युवा चेहरा है, कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से कवर करते हैं, लोकमत के लिए काम करते हैं और इनके ट्वीट्स काफ़ी वायरल होते हैं आजकल, काफ़ी सेंसेशन बने हुए हैं आदेश रावल साहब के ट्वीट्स। संजय राणा जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी पहली बार हमारे शो में आए हैं। जयदीप कर्णिक अमर उजाला.com के संपादक हमारे साथ है, आपको भी स्वागत है, परिचय के मोहताज नहीं है। और डॉक्टर प्रवीण तिवारी मेरे पुराने साथी, इन्हीं के साथ मिलकर इस शो को हम आगे बढ़ाते हैं, बनाते हैं और फैलाते हैं। थैंक यू सो मच। विनोद जी, मैं पहला सवाल आप ही से पूछना चाहता हूँ और शुरुआत आपसे करूँगा क्योंकि आपकी राय सबसे अधिक ज़रूरी है। क्या हकीकत और नसीहत में अंतर है? आरएसएस कह रहा है कि हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, जमीन पर फिर वही औरंगजेब जिंदा हो रहे हैं, और वो भी देवेंद्र फडणवीस जैसा बड़ा व्यक्ति का बयान जो आता है कि औरंगजेब की औलाद हो क्या। मतलब मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि इतना कद्दावर नेता जो मुख्यमंत्री रह चुका, जो मुख्यमंत्री है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैं शॉकिंग था मेरे लिए। क्या ये विरोधाभास है दोनों चीज़ों में? अभी सुमित जी जब आप शो शुरू कर रहे थे तो मैं सामने टीवी भी देख रहा था कि सम्राट चौधरी जो बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राहुल गांधी को ओसामा बिन लादेन कह दिया। अरे वाह, अभी वही चल रहा है। तो आप वही देवेंद्र फडणवीस से और आगे निकल गए। वो देवेंद्र फडणवीस तो 200-300 साल पीछे की बात कर रहे थे, औरंगजेब तक पहुंचे, वो ओसामा बिन लादेन तक पहुंच गए। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि उनको थक हार करके एक ही चीज़ नज़र में आती है, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बनाना, हिंदुओं का ध्रुवीकरण, मुसलमानों। और इसीलिए आरएसएस का जो कल हमने और जयदीप जी ने इस पर काफ़ी चर्चा की थी अपने अमर उजाला.com पर ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदुत्व की विचार गंगोत्री है, जहाँ से हिंदुत्व की विचारधारा निकली, उसके मुखपत्र में ये सलाह जब दी जा रही है कि भाई अकेले हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, इसका मतलब उसको मालूम है कि इस मुद्दे में जितना इसका दोहन हो सकता है उतना हो चुका है। अब इसके आगे सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और इस तरह की सलाह एक बार 2004 में भी, अटल जी के टाइम में भी ऑर्गेनाइजर संघ की तरफ से दी गई थी। अब होता यह है कि जिसका लालन पालन जिस माहौल में होता है, जिस वातावरण में बच्चे का, तो बड़े होकर के वो उसी तरह की भाषा, उसी तरह का उसका संस्कार होता है। अब चूंकि सारे अधिकतर जो भाजपा के नेता हैं जो बाहर से आए, उनको छोड़ करके जो संघ के शाखाओं से दीक्षित होकर के या विद्यार्थी परिषद या पूरी धारा से आए हैं, तो हिंदुत्व तो उनके रग रग में बसा हुआ है। तो चाहे कुछ भी कहा जाए, वो उनका आखिर में उनको लगता है यही एक रास्ता है हमारे पास। अब वो चाहे नरोत्तम मिश्रा जी कभी कोई बयान दे दें, कभी जो है ये सम्राट चौधरी का बयान आ गया, कभी गिरिराज जी किसी को पाकिस्तान भेज दें, तो ये एक बिल्कुल वो जो है उनका सेट फार्मूला है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका
मैं संघ के इस राय से सहमत हूँ। संघ का मानना है कि हिंदुत्व को लेकर के आप एक जो ब्रॉडर उसका कॉन्सेप्ट है उसमें जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़मीन पर काम करिए। खाली मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व की चाशनी, इन दो के भरोसे अगर आप चुनाव जीतने की ख्वाब देख रहे हैं तो आप भूल जाइए, ये है उसका कहना। लेकिन जो आसान रास्ता राजनेताओं को दिखाई पड़ता है वो उसी को अपनाते हैं। कांग्रेस भी इस चक्कर में, इंदिरा गांधी के ज़माने में वो इंदिरा गांधी के अलावा उनको आगे कुछ नहीं दिखता था। मैं तो वो घटना एक बार बता चुका हूँ कि एक मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनको जगाने लोग आए रात में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उन्होंने डांट के भगा दिया। और जब लोगों ने पूछा, कुछ पत्रकार मित्रों ने की, तो आपके क्षेत्र के लोग हैं, कुछ बात कर लेते, बोले मुझे वोट इंदिरा गांधी को देते हैं, उनको जगावा जाके रात 11 बजे। तो इस मानसिकता से जो है ग्रस्त थी कांग्रेस, तो आज देख रहे हैं। अब भाजपा में भी ये मानसिकता घर कर गई कि सब कुछ, अब कुछ भी होगा मोदी जी आ जाएंगे और हिंदुत्व तो है, हम गाड़ी निकाल लेंगे। कर्नाटक के बारे में जब बात की जाए तो कहते नहीं वहाँ तो दूसरे फैक्टर थे, वो हमारा हिंदुत्व फेल नहीं हुआ, मोदी जी का चेहरा जो है वो वैसे ही चमकदार है, वो तो खाली वहाँ लोकल लीडरशिप के खिलाफ नाराजगी थी। सही भी है, इसमें बहुत सारे तथ्य, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस को चिंता है इस बात की कि खाली हिंदुत्व के सहारे आप रहेंगे, खाली मोदी जी के सहारे रहेंगे तो गाड़ी पार होने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का जो वोट है वो फिक्स हो चुका है। और 2014 में जब मोदी जी आए थे, तमाम सारे नारों के साथ, सपनों के साथ, वादों के साथ, इरादों के साथ आए थे, और एक बहुत बड़े तबके ने उनको इसलिए वोट दिया था जो हिंदुत्व का वोटर नहीं था, जो कांग्रेस को वोट देता था या दूसरे दलों को वोट देता था, लेकिन उसको एक उम्मीद दिखाई पड़ी थी। इसलिए 2014-2019 में उनको खूब जबरदस्त सफलता मिली बीजेपी को। संघ समझ रहा है इस बात को कि अब चीजें ऑप्टिमम लेवल पे आ चुकी हैं, इसलिए कुछ नया करना चाहिए और आगे सोचना चाहिए, इसलिए संघ ने ये जारी। लेकिन अब माने कितना माने, और इसमें एक चीज और है, इसमें एक रणनीति भी है। संघ की खास बात है कि वो कहने को तो कहने को तो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन राजनीति पूरी करता है वो। मतलब ऐसा देश में अकेला संगठन है जो राजनीति में खुल करके हिस्सा लेता है, लेकिन है वो सांस्कृतिक संगठन। वो अपने सारे लोगों को बीजेपी में भेजता है, उसके बाकायदा जो है बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकें होती हैं, उनको सलाह दी जाती है, उनको रिव्यूज होते हैं। तमाम भाजपा के शीर्ष नेता नागपुर जाते हैं, संघ नेताओं से मिलते हैं, उनसे सलाह निर्देश लेते हैं, लेकिन है वो सांस्कृतिक संगठन। तो इससे ज्यादा मतलब विचित्र बात क्या होगी। आपने इंटरेस्टिंग बात की, मैं संजय राणा को लेकर आना चाहूंगा पहली बार डिबेट में। संजय भाई, ये समझाइए जो बात विनोद जी बोल रहे हैं कि क्या नसीहत वाकई में सीरियस है जो आरएसएस की तरफ से दी गई, जो आपके ऑर्गेनाइजर में छपा, या ये एक स्ट्रेटेजी है कि ऊपर ऊपर हम नसीहत देते रहेंगे और नीचे नीचे औरंगजेब चलता रहे, गोडसे चलता रहे, हिंदुत्व चलता रहे? क्या है ये, आप इसको कैसे आंकते हैं? गुड मॉर्निंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। जब हम बात करते हैं हिंदुत्व की या भारतीय जनता पार्टी की, तो एक पद्धति है, उनका काम करने का तरीका है, उस पर काम करते हैं। जहां तक सलाह की बात है तो नो डाउट, देखिए मैंने भी सलाह तो देने लायक नहीं हूं, लेकिन मैंने भी अपनी ट्वीट में कई बार दिया है कि आप सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते, कब तक जीतेंगे? आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग में चेंजेस करने की जरूरत है। आप देश का कोई भी प्रांत उठा के देख लो, आपका द्विम दर्जे का नेता इस समय आपको गिने हुए 4 नाम आप गिना नहीं सकते सुमित जी, ये सत्य है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 2-3 लोगों पर ही आके सिमट चुकी है, और हर आदमी, चाहे वो स्टेट का चुनाव हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, मोदी जी के सहारे। देखिए आप मोदी जी के सहारे, मोदी पे नो डाउट देश की जनता अगर 37% लोगों ने वोट दिया है तो बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है, इसमें कोई कुरेज नहीं मुझे बोलने में। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो धरातल पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जनता तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। ये स्थिति क्यों हुई संजय जी? आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन कि अगर आप 2 या 3 चेहरों पर पार्टी केंद्रित हो गई है तो ये स्थिति हुई क्यों? ये 14 के पहले तो नहीं थी ऐसी, ये इन्हीं 10 सालों में हुई। देखिए 14 विश्लेषण, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज से तो बनी नहीं है, 1980 से बनी हुई है। 1980 के बाद से बहुत सारे सुमित जी नेता आए, बहुत सारे नेता बने, लेकिन ऐसा बड़ा जो इसको लीडरशिप कहते हैं, देखिए हमने अपने जमाने में इंदिरा गांधी जी को तो नहीं देखा था। इंदिरा गांधी जी को मैंने सुना है, महात्मा गांधी जी को सुना है, पढ़ा है, लेकिन उसके बाद अगर नेता की एक छवि की बात करते, एक व्यक्तित्व की बात करते, तो ये मोदी जी एक मास लीडर है जिन पे लोगों का विश्वास है। उसके बाद क्या होता है, जो अब दूसरे नेता हुआ अपने आप को उनके सहारे कहीं ना कहीं छोड़ते चले गए। आप देख लीजिए, स्टेट में देख लीजिए, तकरीबन 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन 80 पार्लियामेंटेरियन काम करते हैं, जमीन पे क्या उतर रहे हैं? आप विधायिका की बात कर लीजिए कि विधायक लोग मिल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मोदी है, कमल है तो लोग जीत जाएंगे। तो ये जो गणित और समीकरण लोगों के दिमाग में, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में, उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। और ये सलाह देखिए सुमित जी, बहुत अच्छी सलाह है। इस सलाह को हम तो सलाह मान क्यों नहीं रहे?
देखिए ये क्यों देवेंद्र फडणवीस जैसा बड़ा नेता क्यों औरंगजेब की औलाद तरीके का जुमला बोल देता है? देखिए देवेंद्र फडणवीस फिर गिरिराज सिंह बोल देते कि गोडसे जो है वो सपूत है हिंदुस्तान के। देखिए अगर सपूत बोल दिया यार, हिंदुस्तानी है तो कोई इनकार नहीं करता, लेकिन नाथूराम गोडसे को सपूत कहना। सुमित जी, इसको मैं दो तरीके से गोडसे जी को देखता हूं। गोडसे जी को दो चश्मे से देखिए। गोडसे जी को अगर एक चश्मे से देखते हैं, उनके देशभक्ति में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। देशभक्त तो भी थे। उनका एक गुनाह था महात्मा गांधी की हत्या, जिसको निरसंग हत्या थी, इसके लिए उनको कभी क्षमा नहीं कर सकता, देश कभी उनको क्षमा भी नहीं करेगा, हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप उनकी देशभक्ति पे तो प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तो आपको दो तरीके से दो चीजों को देखने की जरूरत है। आप गिरिराज जी की बात करें, गिरिराज जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसकी प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया के हिसाब से दिया है। कोई नेता जब कांग्रेस पार्टी का हो या दूसरे पार्टी का है, जब कोई क्रिया करता है उसकी प्रतिक्रिया में दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और सुमित जी मैं बोलना चाहता हूं, आज के दिन में मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं उसका मानने वाला हूं, विचारधारा को मानता, लेकिन कहीं ना कहीं रिएक्टिव मोड में आ गई है, प्रोएक्टिव मोड में नहीं थी। पहले आप देखिए वो प्रोएक्टिव मोड में होती थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, प्रोएक्टिव मोड में जाती थी। बीजेपी अब दूसरे की पिच पर जा रही है। हाँ, अपनी पिच पर लाने अपनी की बजाय। पिच पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कमियां हैं। पिच मैच जो है वो कांग्रेस पार्टी बिछा रही है, कह सकते हैं। देखिए मैं बेवाक होकर कोई चीज को रखता हूं। हाँ आदेश, आप क्योंकि कांग्रेस कवर करते हैं, आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई ये बात सुन के। मैं जानना चाहता हूं, आप ईमानदारी से बताइए, क्या कांग्रेस रिवाइव कर गई है? क्या कांग्रेस खड़ी हो गई है? वो कांग्रेस जिसके पास 54 एमपी हैं वर्सेस 303 304 जिसकी भाजपा के पास, क्या ये गैप जो है 250 सीटों का, ये कवर कर सकती है कांग्रेस अब? नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 9 साल के बाद मैंने पहला चुनाव देखा कर्नाटक का, जो कांग्रेस ने बहुत तरीके से लड़ा। स्ट्रैटेजी के तहत लोकल इश्यूज को उठाएंगे। राहुल गांधी को कहा कि आपने अपनी पहली रैली में कहा अडानी की बात करी, लेकिन अब आप ऐसा करिए, अब हमारे पास 5 गारंटी हैं, 40% कमीशन का मुद्दा है, नंदनी का मुद्दा है, आप इनके बारे में बात करिए। और राहुल गांधी ने वो बात मानी। और रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार। और देखिए कमाल की बात ये है कि राजस्थान का जो झगड़ा है वो सड़क पे है कांग्रेस का, सचिन पायलट गहलोत के बीच में। ऐसा ही झगड़ा कर्नाटक में भी था सिद्धरमैया और डीके के बीच में, लेकिन वो सड़क पे कभी नहीं आया, उसको कंट्रोल किया गया। राहुल गांधी के स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे रणदीप सुरजेवाला को कि अगर झगड़ा सड़क पे आए तो हम पहले ही दिन चुनाव हार जाएंगे। तो कमरे के अंदर झगड़ा होता था, सीटों बंटवारे को लेके, मुख्यमंत्री को पद के लेके, सब कुछ हुआ। डीके ऐसा कहते हैं कि डीके कुछ अच्छा नहीं बोलते उनके बारे में, लेकिन जब वो सामने आते हैं उनका कॉलर ठीक करते हैं, उनका मतलब पूरा मान सम्मान देते हैं उनको। तो ये एक नई स्ट्रेटेजी डेवलप हुई है कांग्रेस के भीतर की स्टेट क्यों फेल हो रहे हैं? ये बंद कमरे में क्यों नहीं हो पा रहा सचिन और गहलोत? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इसको अभी अडॉप्ट किया है। इस स्टेट लीडरशिप को मजबूत करना है, उनको इकट्ठा करना है, हम चुनाव जीत सकते हैं। ये एक लेटेस्ट एग्जांपल है कर्नाटक का कि वहां आपने ये करके दिखाया। अब राहुल गांधी इस बात को लेकर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए 2 घंटे बैठे अशोक गहलोत के साथ, 2 घंटे बैठे पायलट के साथ। उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन कोशिश जरूर हो रही है। वो कह रहे हैं कि स्टेट लीडरशिप को मजबूत करके एक साथ इकट्ठा करके हम चुनाव जीत सकते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जांपल कर्नाटक है। सवाल को आदेश आप समझा पाएंगे, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला प्रभारी थे कर्नाटक के और वो काफी पहले से बेंगलोर जाके जम गए थे, और दोनों लीडर जिनके भी डिफरेंसेस है उनके बीच उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। राजस्थान में जो प्रभारी है रंधावा साहब, क्या उनकी कमी है? ये दोनों को एक साथ नहीं ला पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, बंद कमरे में नहीं हो पा रहा है, क्या ये लीडरशिप इस वजह से अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए रंधावा हो या उससे पहले माकन और उससे पहले अविनाश पांडे, अजय माकन ने अपने आप को प्रभारी के तौर पे प्रेजेंट किया कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूं, और उन्होंने कोशिश भी की अशोक गहलोत के सामने, लेकिन वो टिक नहीं पाए। ऐसा कहते हैं कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस है, वो बहुत पावरफुल है। और कई नेता तो ये भी कहते हैं कि जो कांग्रेस आला कमान है वो जयपुर में बैठता है। तो अविनाश पांडे मतलब गहलोत चला रहे हैं। अविनाश पांडे भी इतने कमजोर प्रभारी थे, और आज की डेट में रंधावा इतने कमजोर प्रभारी हैं कि रंधावा ने अभी हाल की मीटिंग में कहा कि पायलट साहब से मेरी बात नहीं हो पाती, मेरा फोन नहीं उठाते। हाँ। तो सोचिए कितने वो मजबूर हैं कि पायलट को इतना भरोसा है कि नहीं ये तो गहलोत साहब के क्लोज हैं काफी, इसलिए मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान को छोड़ के एक नई स्ट्रेटेजी उन्होंने अडॉप्ट की है कि हम सब स्टेट लीडरशिप के सारे चुनाव लड़ेंगे, उन सबको इकट्ठा करेंगे, झगड़ा बाहर नहीं जाने देंगे। इसी के चलते अभी जब राजस्थान की मीटिंग हुई, उसके साथ ही दिल्ली की मीटिंग हुई, मध्य प्रदेश की मीटिंग हुई, तो इन सबको एक साथ लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी ने पहली बार ये समझ लिया है कि कैसे हम चुनाव जीत सकते हैं। तो 55 का और 305 का जो गैप है, ये भी कांग्रेस तैयार नहीं है। मैं को अगर उसके लिए तैयार होती तो विपक्षी एकता की बात नहीं करती। और विपक्षी एकता की बैठक जो आपको पता है 10 दिन पहले होनी थी, अभी होनी थी, वो 10 दिन बाद हो रही है। राहुल गांधी ने इस बात को इंश्योर किया कि मेरे आने के बाद ये बैठक हो,
और उन्होंने स्पेशली नीतीश कुमार को फोन किया कि मैं एक बार वापस आ जाऊं और मैं स्पेशली आना चाहता इस हूं। तो टॉपिक पे भी आऊंगा मैं, इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। शिवम त्यागी जुड़ गए मेरे साथ। शिवम, स्वागत है आपका। सॉरी आपकी गाड़ी आज फिर लेट चल रही थी, लेकिन आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। शिवम, मैं आऊंगा, लेकिन जदीद मैं आपसे काउंटर चाहता हूँ। जो बात आदेश बोल रहे थे और जो बात संजय ने कही, आपको क्या लगता है, हकीकत नसीहत में अंतर है? आरएसएस को अडॉप्ट बीजेपी नहीं कर रही है, या ये स्ट्रेटेजी है जो बात विनोद जी ने इशारों में की? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सुमित, आज की हमारे खबरों के खिलाड़ी का। आपने इसको बहुत सही तरीके से पेश भी किया कि एक तरफ नसीहत है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां एक तरफ ये संपादकीय छप रहा है ऑर्गेनाइजर का, वहीं दूसरी तरफ हमको बहुत सारी चीजें जो आपने कही, औरंगजेब की औलाद से लेकर गोडसे की औलाद तक के जुमले चल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑर्गेनाइजर के उसी संपादकीय पर मैं ले जाना चाहता हूँ। केतकर जी ने जो बात की उस पर ज्यादा चर्चा इस बात पर होती है कि केवल हिंदुत्व और मोदी जी पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसका दूसरा, क्योंकि उसके दो बड़े हाईलाइट्स हैं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट है कि क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेताओं को महत्व देना पड़ेगा। तो जो हम बात कर रहे थे, जो अभी विनोद जी ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भाई अगर इंदिरा जी के नाम पे ही वोट पड़ रहे हैं और मुझे कोई वोट नहीं देता तो इंदिरा, और ये हमने देखा है लोकसभा चुनावों में कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जिनकी जमीनी पकड़ नहीं है, वो वहां पर पार्षद के चुनाव में वैसे खड़े हो जाएं बिना मोदी जी के नाम के तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन उनको सांसद का टिकट दिया गया और वो सिर्फ इसलिए जीते थे कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी की छवि है, लोगों ने मोदी जी में विश्वास देखा और एक अलग तरह का नेतृत्व उन्होंने दिया है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो हम जो नायकवादी समाज है, जो एक नायक को ढूंढता है, एक मसीहा को ढूंढता है जो हमारी सारी समस्याओं को हल कर देगा, उस समाज में मोदी जी उस छवि के साथ उभरे हैं, उनको पता है इस देश की नब्ज। लेकिन अगर आप केवल इसी फॉर्मूले से हर चुनाव को जीतना चाहेंगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कर्नाटक चुनाव की हार से उपजा हुआ संपादकीय, उसमें लिखा भी हुआ है कि कर्नाटक की हार के विश्लेषण स्वरूप ये दो मुद्दे हैं। तो इसमें हिंदुत्व और मोदी जी की छवि वाली बात पर आपने बात रखी है और उसी के बरक्स हम हकीकत की तुलना कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय नेताओं को महत्व न देने का नुकसान भाजपा जानती है, भुगत चुकी है, और वो तो हमने 19 की 303 की महाविजय के पहले भी देखा ना। 18 में आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों को हार चुके हैं, जहां वहां पर आपका ये वाला हिंदुत्व का मुद्दा, ये छवि क्यों नहीं चली? आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उस वक्त भी सत्ता विरोधी लहर मजबूत थी, किसान आंदोलन जो हुआ था, सड़कों पर दूध सब्जियां फेंकी गई थी, मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था उसको लेकर क्या स्थिति थी। आप ये तय नहीं कर पाए कि शिवराज सिंह चौहान को आगे करना है या पीछे करना है। कर्नाटक में भी ठीक वही हुआ, आपको पता ही नहीं था येदियुरप्पा पे पूरा भरोसा करें या नहीं करें, उनकी छवि को पूरी तरह आगे लेके चलें या किसी और नेता को खड़ा करें। इसी असमंजस में आप कर्नाटक हार गए। लेकिन एक जो दूसरी बात हमारी आज की इस डिबेट में उभरी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात रखना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने पत्ते सही तरीके से फेंटने शुरू किए हैं और इससे सबक उस भाजपा ने नहीं लिया जिसके अंदर मोदी और अमित शाह की जोड़ी को राजनीति के सबसे धुरंधर खिलाड़ी माना जा रहा है। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य भी कहा गया। अगर वो इस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो शायद इसीलिए स्क्रिप्ट एक ऑर्गेनाइजर में भी छपी, क्योंकि कर्नाटक में हो सकता है हिंदुत्व फेल हो गया हो और उस तरीके से नहीं चला और बजरंगबली और बजरंग दल को जोड़ना महंगा पड़ा हो। लेकिन अभी जो राज्यों के चुनाव सिर पर खड़े हैं वहां पर हिंदुत्व मुद्दा है और कांग्रेस इसको बखूबी समझ रही है। कमलनाथ इस मुद्दे को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उठा रहे हैं, जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही है, जिस तरीके से ऋचा गोस्वामी की सभाएं हो रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता इंदौर में जया किशोरी की सभा करते हैं अपने, बजरंग सेना आ गई है, उसको बंद हाँ, कर दिया बजरंग दल के सामने। हाँ, बजरंग सेना। तो ये चुनाव भी दिलचस्प होने वाले और ये जो मुद्दों की लड़ाई है और ये जो नसीहत बनाम हकीकत है उसको कहां लागू करना है और कहां नहीं करना है। कल जो विनोद जी ने भी जिक्र किया, हम बात करें उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात सामने है कि जो विजय होती है ना उसमें दरअसल कई सारी चीजों का मिश्रण होता है। भाजपा को एक ऐसा घोल मिल गया था दरअसल जिसमें हिंदुत्व भी है, मोदी जी की छवि भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी को और समूची एनडीए को जनधन योजना के लाभार्थियों ने, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने वोट नहीं दिया? दिया है। हमने खुद जमीन पर जब चुनावी रिपोर्टिंग की तो हमें पता लगा है कि जिस व्यक्ति के पास छत नहीं थी उसको केवल 1.5 लाख रुपए में एक अच्छा फ्लैट अगर प्रधानमंत्री आवास में मिला तो मुरीद हुआ है। लेकिन अगर आप विकास को अलग रखकर केवल हिंदुत्व और केवल मोदी पर जाएंगे, वहां बात यह नहीं कि इसको छोड़ना है। एक और चीज है जो शिवम से सवाल ही लूंगा। शिवम, उसका कहानी उसमें ऐसी है कि आपने एक लाभार्थी का नया वर्ग क्रिएट किया। आपने कहा कि हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, उज्ज्वला कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इन्होंने काउंटर शुरू कर दिया कि हम 2,000 रुपए देंगे, हम 5,000 रुपए, हम बिजली मुफ्त कर देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त कर देंगे, हमने बस का किराया मुफ्त कर दिया। तो लाभार्थी को लाभार्थी से काट दिया है क्या विपक्ष ने? इसलिए भी बीजेपी को स्ट्रेटेजी चेंज करने की बात आ रही है। शिवम, आपको क्या लगता है? देखिए सुमित जी, होता क्या है कि जब आप लगातार जीतते रहते हैं तो जाहिर है आपकी स्ट्रैटेजीज को भी सराहा जाता है, आपकी लीडरशिप को भी सराहा जाता है, आपकी रेंज ऑफ लीडरशिप को भी सराहा जाता है।
आपकी पॉलिसीज को भी सराहा जाता है, आपने जितने भी काम किए वो ज्यादातर उसको ये कहा जाता है कि ये सब बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी में गए। लेकिन अब अगर कर्नाटका हारे हैं तो जाहिर है कि जो चाणक्य हैं उन पर भी सवाल हैं, जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी यदा कदा भी, हालांकि ऐसा भी मानते नहीं है। ऑर्गेनाइजर पूछ रहा है नहीं नहीं सर, सभी की बात है ना, ऑर्गेनाइजर का लेख इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कहूँ आप कहें तो शायद कोई ना सुने, पर जब आरएसएस का मुखपत्र बोलता है तो शायद इसीलिए सबका ध्यान जाता है। इसीलिए मैंने सब ऐड कर दिया। हाँ। संघ भी इसी देश का हिस्सा है, सब में वो भी आता है, ऑर्गेनाइजर भी आता है। भाई संघ जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है, और खास तौर पर पॉलिटिकल विंग उसकी भारतीय जनता पार्टी है। संघ का अगर आपने देखा हो तो लगातार वो कहीं ना कहीं, चाहे वो मोहन भागवत जी का तमाम जगहों पर बोलना हो, नसीहत करना, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, और संघ हमेशा करता भी आया है। जहां तक बात, उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे कहे कि भाई सिर्फ हिंदुत्व और सिर्फ मोदी जी के नाम से काम नहीं चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी चीजों को, अपनी परेशानियों को, दिक्कतों को रेक्टिफाई करके समय से उन पर काम कर लेना बेहतर है। अगर संघ को ऐसा लगता है तो उनका एक वर्जन है, और अगर संघ ने ऐसा बोला है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के भी संज्ञान में ना हो ये बात, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जब इतनी बड़ी आप मशीनरी लेकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद रिजल्ट्स जैसा आप चाहते हैं वैसा ना आए, तो आप उसका विश्लेषण तो जरूर करते होंगे, और उसमें कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, अब खबरें हैं कि भाई एक्सटेंशन की बात है, अब खबरें हैं कि भाई और डिसीजंस लिए जाएंगे आने वाले समय में, जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाने की कवायद है, आने वाले राज्यों के हिसाब से चीज़ों को देखकर सेंट्रिक करना पड़ेगा। और हाँ, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो स्टेट लेवल पर लीडरशिप है उसको तो आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। जिन जिन राज्यों में वो लाभार्थियों का तोड़ ढूंढ लिया है ना विपक्ष ने, ये मुफ्त की चीज, इसको आप रेवड़ी रेवड़ी, प्राइम मिनिस्टर लगातार कह रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी आप देते हैं, विपक्ष ये कहता है आप दें तो आप विकास के काम कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान के काम कर रहे हैं। हम अगर मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, मुफ्त किराए की बात कर रहे हैं, छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो वो रेवड़ी है। क्या वो काउंटर हो गया, उस चीज को बैलेंस आउट कर दिया विपक्ष? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। एक चुनाव के बाद आप इस तरीके से चीजें कर लें, एक व्यक्ति जिसको घर मिल गया है और एक व्यक्ति जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का आपने दावा किया और शाम को कह दिया कि हम तो बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, फिर उसके अलावा उसको भी छोड़ दीजिए। हिमाचल में जिस तरीके से इन्होंने प्रोमिसेस किए, उस आप आए दिन देख रहे होंगे, सुक्खू जी किस तरीके से परेशान है लगातार केंद्र से कि हमें मदद नहीं मिल रही है, हमें तमाम चीजें नहीं मिल रही हैं। आपको याद होगा किस तरीके से पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने पहले तो तमाम घोषणाएं की, घोषणा करने के बाद केंद्र से कि हमें 3 लाख करोड़ दे दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 50-50 हजार करोड़ की किश्ती आप मुझे दे दीजिए। आपको ये तय करना है कि जो स्कीमें जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, राज्य का बजट क्या है, उसके डेट्स क्या है, उसके हिसाब से आप उसको कैसे डिलीवर करोगे। और जैसे ही आप चुनाव जीत कर आते हो वैसे ही आप तमाम तरह के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देते हो कि भाई या तो आप बिजली देंगे तो बिजली बढ़ा देंगे, इसके अलावा कोई और स्कीम देंगे तो उसके एवज में कुछ और ले लेंगे। मेरा एक चीज मानना है, कोई इस चीज के खिलाफ नहीं है कि सोशल वेलफेयर की स्कीमों में जनता को फायदा पहुंचे, और हर कोई चाहेगा। और जो रूलिंग पार्टी है वो तो उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से वो की गुणा भाग जानती है, क्योंकि वो स्टेट में काम कर रहे हैं। मुझे अरविंद केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू आज भी बड़ा याद है। वो कहते थे चुनाव जीतने के बाद, उन्होंने कहा कि वो क्या है कि हम राज्य में थे नहीं ना सरकार में, तो हमें इतना पता नहीं था कि इकोनॉमिक्स का क्या हाल है, कैसे है। अब पता चला है तो अब इस तरह की चीजें हो रही है। मेरा ऐसा मानना है सोशल वेलफेयर की स्कीमों के लिए काम कीजिए, जिसको जितना दिया जा सकता है दिया जाना चाहिए, कोई इसके विरोध में नहीं है। लेकिन जब आपके राज्य के ऊपर मान लीजिए 3 लाख करोड़ का कर्जा हो, आपके पास चीजें देने के लिए ना हो, और आप इस तरीके की एक कारपेट लॉ लगाकर सारी स्कीमें आप उसको लागू करते जाएंगे, तो उसके बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में पिछले 2015 के बाद से सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है विधानसभा में। क्या चल रहा है, कहां चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कहां खड़ा है, बताते क्यों नहीं भाई? अगर इतना ही कॉन्फिडेंट आप हैं उन चीजों को लेकर के, जल बोर्ड जो है, जो प्रॉफिट में था 814 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रहा है आज फिलहाल में, आप बताइए पैसे कहां से ला कर देंगे? उसको भी छोड़ दीजिए, और तमाम ऐसी चीजें हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सोशल वेलफेयर सबको मिले, जो स्कीमें बेहतर हो सकती हैं किसी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बिल्कुल उनको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन आप उसकी बजटिंग कहां से करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। प्रवीण, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, आप शायद जवाब देना चाहेंगे शिवम की बातों का, लेकिन मेरा सवाल एक इसके साथ ही है। इस जो आर्टिकल छपा, जो एडिटोरियल छपा, उसमें एक और इशारा किया गया कि करप्शन का मामला पहली बार कर्नाटक में बीजेपी के ऊपर चिपका, जो 40% वाली बात थी। और ये बीजेपी के लिए जो करप्शन से लड़ने वाली पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी के तौर पर सामने आती है, ये एक चिंता की बात है कि ये ऐसा मुद्दा क्यों चिपक गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आरएसएस भी उस पर कंसर्न है। क्या आपको लगता है कि इन राज्यों में, क्योंकि अब जब 3 राज्यों में चुनाव है, इनफैक्ट 4 भी तेलंगाना में भी है, क्या बीजेपी की के ऊपर ये करप्शन का जो मामला है, इसको लेकर हावी होगा विपक्ष? 2 पहलू हैं सुमित जी। एक तो हमने इस पर काफ़ी लंबी चर्चा की थी और मुझे लगता है ज़्यादातर पहलू उसमें आ गए थे,
उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी आप जब शिवम जी से प्रश्न कर रहे थे तब आपने कहा ये ऑर्गेनाइजर में छपा है, आपने उसको बड़ा इम्फेसाइज किया। और देखिए केतकर साहब जो हैं वो जरूर विचारधारा के साथ जरूर हैं, पर एक पत्रकार भी हैं, पत्रकारीय स्वतंत्रता भी रखते हैं, अपना एडिटोरियल लिखते हैं। तो हम उस 2 सुझावों पर बात कर रहे हैं और हम ऐसा मान रहे हैं कि पूरा का पूरा संघ और बीजेपी और एक चर्चा देश में चल पड़ी है कि अब चेहरे से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। और ये चुनाव के 3 महीने 4 महीने पहले और लोकसभा चुनाव के 6-7 महीने पहले अभी इस सारे परिवर्तनों पर और पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के बजाय किसी और चीज़ पर जाकर लड़ना, ये सब बेमानी बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी गहराई से जाकर 2 लाइनों की हाँ, अब जो आपने बात कही वो इम्पोर्टेंट है, जो विनोद जी ने शुरुआत में ही कह दी। कर्नाटक के नतीजों के बाद में ये लिखा गया है, इसको गौर करना चाहिए। तो कर्नाटक के बाद में सबक लेने की बात है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो जयदीप जी उठा रहे थे कि, और वो शायद बोलना चाह रहे थे वही, वो शायद इसमें और एड ऑन करें कि राज्यों के जो चुनाव आने हैं, इन चुनावों में अगर आप देखें तो बीजेपी के पास में राज्य में नेतृत्व कहां पर दिखाई देता है। इन 3 राज्यों को ही ले लीजिए जो हिंदी बेल्ट के सबसे महत्वपूर्ण राज्य लोकसभा चुनाव में भी होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इन शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे आप देख लीजिए, वहां आप देख लीजिए रमन सिंह की स्थिति, आप देख लीजिए भूपेश बघेल की स्थिति, आप देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच में टिकटों को लेकर जो मारामारी चल रही है वो देख लीजिए, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जुगलबंदी चल रही है वो चल रही है। और इसके बाद में राजस्थान में तो हम देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर चल रहा है, और कांग्रेस सबसे ज्यादा अपने आप को कहीं कंफर्टेबल इन 3 राज्यों में पाएगी तो वो यहीं पाएगी कि माफ कीजिएगा, बीजेपी अगर कहीं कंफर्टेबल पाएगी तो यहीं पाएगी इन 3 राज्यों में। लेकिन यहां पर भी वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे को बहुत खुलकर सामने नहीं रखना। प्रधानमंत्री मोदी के 6 से 7 दौरे हो चुके हैं अभी राजस्थान के। अभी आप प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की बात करें, कर्नाटक नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, हर चुनाव में उनका चेहरा चलेगा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, बीजेपी कैसे उससे कॉम्प्रोमाइज करेगी। हाँ, सिर्फ इससे, इस पर गौर करिए, वो ये नहीं करेगी इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तो इसके साथ में आपको लोकल, जैसे कि अभी वो वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पर बैठी दिखाई दी उनके साथ में, तो एक उनके साथ में बैठना ही मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठिए, नहीं हमारा चेहरा होंगी। इस तरह की खबरें हमने देखा कि चलने लगी, हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं है। तो ये बीजेपी के लिए एक समस्या का विषय है। अब अगर संघ की तरफ से ये सलाह दी जा रही तो बहुत अच्छी सलाह है। स्थानीय नेतृत्व पर, प्रादेशिक नेतृत्व पर बीजेपी को कार्य करना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस ये स्थिति हुई क्यों, ये सलाह देने की नौबत जो आई है कि स्थानीय लीडरशिप को इंपॉर्टेंस देनी होगी, ये ऐसी स्थिति क्यों आ गई? जब मैं संजय जी से पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बीजेपी के ये खामी है या इतने वो लोग मोदी और अमित शाह के पीछे खड़े हो गए कि परवाही नहीं की? जो बात इशारों में इंदिरा गांधी के लिए विनोद जी ने एग्जांपल हम कह देते हैं सुमित जी है कि क्या खड़े हो गए पीछे। अरे आज जो बीजेपी की स्थिति है, कोई नेता बीजेपी का लेकर आ पाया था क्या इस स्थिति में? आज जो चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो बीजेपी का कोई चेहरा रहा है क्या? हमने लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी देखे जो सबको साथ लेकर चलते थे, सब प्रशंसा करते थे। लेकिन एक पार्टी के तौर पर, राज्यों में मजबूती के तौर पर, सीटों के लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से, राज्यों में सरकारों के लिहाज से, आज वो एक चेहरा या ये स्ट्रेटेजिस्ट, ये 2-3 लोग आपके लिए, बल्कि 2 ही लोगों तक समेट लीजिए, ये जहां ले आए पार्टी को, कोई ला पाया था क्या? और अगर पार्टी उनके पीछे खड़ी तो क्या गलती है? पार्टी को लगता है कि ये देते हैं वैसा नेतृत्व जिसके पीछे चला जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि आगे की लाइन को तैयार करना, स्थानीय नेतृत्व का डिफ्यूज हो जाना, ये समस्या भी बन जाती है। होता है कि आप किसी एक आदमी पर, 2 लोगों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो बाकी की टीम जो है आपकी कमजोर पड़ जाएगी, या वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगी जो उनकी प्रतिभा हो सकती है। ये हर फील्ड में, हर विधा में ये बात लागू होती है, तो राजनीति में भी लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो अपने विचारों को रखते हैं और अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग को हमेशा बदलते रहते हैं। आज जो स्ट्रेटजी है, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को लीजिए, वो कल नहीं होगी, उसको चेंज करने की जरूरत है। कर्नाटका का चुनाव कोई बेंचमार्क नहीं है। कर्नाटका का चुनाव बिल्कुल 38% वोट मिले थे, 36 कांग्रेस को मिले, सॉरी भारतीय जनता पार्टी को 18 मिले थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ 51.38% मिल गए, राजस्थान में 59% मिल गए, छत्तीसगढ़ में 50% बोल गए। लोकसभा की बात कर रहा हूं तो वोट परसेंटेज, एमपी का वोट, लोकसभा विधायिका का वोट अलग अलग है। ये कहना, ये सवाल मैंने पूछा कांग्रेस के लोगों से, ये जब ऐसी बातचीत होती है, उनका ये कहना है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ उसके ठीक पहले पुलवामा हो गया, तो जितनी पुरानी बातें थी जो हम कैंपेन खड़ा कर सकते थे, वो पुलवामा की वजह से पीछे ढक गई। और वो जो राष्ट्र प्रेम वाली भावना थी, उसने उस पूरे चुनाव को ओवरराइड किया और बीजेपी को इसीलिए 273 से बढ़ के और 305, 304 तक सीटें आ गई।
का बातें कहाँ से आई? महामहिम आदरणीय परम पूज्य सत्यपाल मलिक जी के बाद से आने लगा। उसके पहले किसी कांग्रेसी ने बोला था शब्द? कतई नहीं बोला होगा। ये जब उन्होंने बाल उठाई उसके बाद सारे कांग्रेसी उनके पीछे खड़े हो गए, बोले ये बहाना मिल गया, चलो आगे बढ़ जाओ। अभी हमारे जो मित्र बोले थे इनकी बात से मैं सहमत हूं कि आज इससे पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन ये नेतृत्व था, ये लीडरशिप थी, ये फॉलोइंग थी, ये लोग जुड़ाव था, नहीं था। कनेक्ट जो बना है वो मोदी की वजह से बना, नो डाउट। देखिए प्लानिंग जो सलाह आती है, सलाह को हमें लेना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी होती है 1+1 आपको हमेशा करना है। ऐसा नहीं कि 1+-1 करना 0 हो जाएंगे। मोदी जी अगर एक हैं तो उसमें एक और अगर हम जोड़ते हैं तो 2 हो जाएंगे या 11 हो जाएंगे। तो उस रणनीति के तहत हो सकती भारतीय जनता पार्टी चले। और एक चीज महत्वपूर्ण मैं आपसे पूछता हूं, राजस्थान में चेहरा अनाउंस करना चाहिए? देखिए कौन होगा वो? देखिए चेहरा अनाउंस करना ना करना वो तो पार्टी का है, पहले से अनाउंसमेंट नहीं होता आपको पता, लेकिन भीतर खात रहता है कि हाँ भाई ये चेहरा होगा, वो चेहरा हो, एक तरह से इशारा हो जाता है। तो अब बात होगा किसी के लिए? बिल्कुल हो, हमें लगता है के लिए, वसुंधरा हमें लगता होगा। एक चीज से खत्म करूंगा। देखिए जैसे कर्नाटक का चुनाव हारे हैं तो आपने एक चीज आपने देखी होगी। देखिए जब से अमित शाह जी प्रेसिडेंट बने थे भारतीय जनता पार्टी की, वो हर मीटिंग को ऑफिस में रखते थे, लेकिन कुछ चेंजेस अभी हुए हैं। आपने फिर देखिए सारे अमित शाह होम मिनिस्टर होकर के अभी पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन कमान अपने हाथ में संभाल लिए। बहुत सी चीजें आपको दिख रही होगी। खतरनाक बात बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल खतरनाक बोल रहा हूँ, और मैं ये बात देखिए मैं निष्पक्ष हूँ और मैं खतरनाक बात बोलने के इसके दोहरे में अंतर है। देखिए एक तो आपने नड्डा साहब के दफ्तर पर सवाल खड़े कर दिए, और दूसरा पब्लिक कहेगी कि मणिपुर जल रहा है और गृह मंत्री जो देखिए मणिपुर कहाँ चल रहा था। जैसी घटना 3 मई को घटती है, 5 के कुलदीप सिंह 5 तारीख को अपॉइंट हो जाते हैं 10 बजे और वहां पे कार्यभार संभाल लेते हैं। भाई ये बताइए 3 दिन के लिए गृह मंत्री दिल्ली में मीटिंग करने लगता, इससे त्वरित कार्य कौन कर सकता है? बताइए कि कहीं पे भी पूरे देश में अगर कोई ऐसी घटना घटती है 10-10, 15, 20 दिन चलती रहती। सुमित जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार आप सब जानते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कितना एक्ट किया। आदमी क्या होता है, घटना रुकेगी वो बात क्यों होती है, लेकिन आदमी कितनी तेजी से एक्शन लेता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस पर एक्शन लेने वाले अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, देख लीजिए दोनों हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे विनोद जी उसकी प्रवीण की बातों पे? मैं संजय जी की बात पे मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं प्रवीण की बातों पे नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था प्रवीण की बात में, लीडरशिप की बात थी। लीडरशिप की बात कर रहा। देखिए ये ठीक है कि आज मोदी जी बीजेपी को जहां ले गए हैं ऐतिहासिक स्थल पर ले गए, नो डाउट, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को कमतर करना ये मुझे स्वीकार नहीं है। 2 सीट से 188 सीट पर ले गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और 188 से 283 में मोदी जी ले गए। तो अगर आप प्रोपोर्शन में देखें तो अटल जी अडवाणी जी का योगदान जहां तक पार्टी को ले गए थे वहां से मोदी जी ने शुरू किया, स्टार्ट किया, लॉन्चिंग। तो इसलिए अगर राम मंदिर का पूरा आंदोलन अडवाणी जी के नेतृत्व में, अटल जी की लीडरशिप, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी। और उस दौर में पार्टी ने नेता पैदा किए थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, हिमाचल में धूमल, शांता कुमार जी, सुशील मोदी बिहार में, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, सुनिए मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में, तुलना कर लीजिए ना मनोहर ठाकुर, आप मनोहर लाल देवेंद्र फडणवीस की तुलना आप नितिन गडकरी से कर लीजिए। आप जो अटल जी के ज़माने में जो नेता पैदा हुए थे या पैदा किए थे पार्टी ने, वो आज के जो नेता बनाए जा रहे हैं उनसे तुलना कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि नेतृत्व की स्थिति क्या है। आज वसुंधरा के मुकाबले सतीश पूनिया की आप तुलना कर लीजिए, या गजेंद्र सिंह शेखावत कर लीजिए, क्या स्थिति है। तो इसी तरह नेहरू के ज़माने में जो कांग्रेस में नेता थे, इंदिरा गांधी ने सबको एक एक करके निपटाया और इंदिरा इज इंडिया हो गई। वही स्थिति बीजेपी में हो गई। तो जब तक बड़ा नेता है, वोट मिल रहे हैं, तब तक तो ठीक है, उसके आगे फिर दिक्कत हो जाती है। ये समस्या साथ दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की है कि अब गुजरात में मोदी जी चले आए, दिल्ली प्रधानमंत्री बन गए। आज भी गुजरात में वैसा कोई दूसरा नेता नहीं, क्योंकि बाकी सारे लीडरशिप जो है वो वाइप आउट हो चुकी थी। केशुभाई पटेल से लेकर के काशीराम राणा और सुरेश मेहता और शंकर सिंह बघेला सब धीरे धीरे मेरा कहना है कि जो है जानबूझ के नहीं स्थानीय लीडरशिप को छोड़ दिया गया पीछे, या इतना बौना बना दिया गया, इतना छोटा कर दिया। जब पार्टी नेता आश्रित हो जाती है, सीपीएम जैसी कैडर बेस पार्टी जो है, पार्टी की दिक्कत है या नेतृत्व की दिक्कत? मैं बता रहा हूँ, सीपीएम जैसी कैडर बेस पार्टी ज्योति बसु के जाने के बाद तिरोहित हो गई, जिसका बंगाल में कितना बड़ा कैडर था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी जब नेता पर आश्रित हो जाती है तो यही संघ की चिंता है। जो संघ की जो चिंता है वो ये चिंता है, क्योंकि माता है ना संघ बीजेपी की, तो माँ को चिंता रहती है कि बेटे का कहीं शरीर बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं हो गया कि इसको डायबिटीज़ हो जाए, बीपी हो जाए, ये हो जाए। तो चाहती है कि बेटा संतुलित आहार ले, संतुलित रहे,
समझे, उसका जो है कद काठी ठीक रहे। तो आरएसएस चूंकि मात्र संगठन है, माता है, तो अपने पुत्र यानी पुत्र या पुत्री जो भी कहे, भारतीय जनता पार्टी संतान जो है वो अपना उसकी नीतियां, उसकी रीतियां, उसका नेतृत्व संतुलित रहे, उसका कार्य पद्धति संतुलित आपकी रहे। बात पे शिवम कुछ बोला, मैं शिवम का रिएक्शन देता हूं। आता हूं आदेश। नहीं, विनोद जी की बात का जवाब नहीं देना मुझे। आपने हाथ उठाया ना अभी। लेकिन आप तो पहले लेकिन छोड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, उनसे तो दूर ही रहना पड़ेगा। अब आजकल हाल बहुत खराब है, तो कुर्सियां उठने लग जाती हैं। नहीं, विनोद जी ऐसा नहीं, वो तो हो ही नहीं सकते, वो तो बड़े भाई है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंगली मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, जब आप अटल जी और मोदी जी की कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो ये बेईमानी है अपने आप में। भाई मान लीजिए मेरे पिताजी ने मेहनत करके 5 बीघा जमीन खरीदी तो उन्होंने अपने जमाने में सबसे बेहतरीन काम किया, और मैंने 50 खरीदी तो हो सकता है मेरी ज्यादा हो, लेकिन उस हिसाब को देखते हुए वो बेहतर थे। जहां तक बात अटल जी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 200-188 लाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत पापड़ बेलने पड़े, पूरे देश का भ्रमण करना पड़ा, मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, सिर्फ जो है अखबारों के माध्यम से गली गली जाकर चुनाव लड़ना, 3 जगह से चुनाव लड़के 2 जगह हार के 1 जगह जीतना, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन पार्टी को उतने लंबे समय में यहां तक लाना और मात्र 10 सालों में एक पार्टी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस होना और फिर उसके बाद इस स्तर पर ले आना भी कोई छोटी बात नहीं है। भाई पिता की उपलब्धियों को देखते हुए बेटे को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, वैसा भी उचित नहीं है। अब एक चीज, फडणवीस जी और गडकरी नहीं सर नहीं कर रहा हूं, तो मैं भी ऐसे ही मंच से एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म वैसे ही हम भी दोनों का योगदान है। नहीं कर रहे थे, हम भी बस यही कह रहे थे कि उन्होंने भी अच्छा किया। बार बार ये कहा जाता ना कि जहां मतलब इतिहास, भाई उनके कंट्रीब्यूशन को भी मानना पड़ेगा। भाई धीरू भाई अंबानी जहां से शुरू करते हैं, अब मुकेश अंबानी के सामने धीरू भाई को आप कमतर कर दो, वो कैसे मान लिया? अटल जी के कंट्रीब्यूशन को कोई डिस्क्रेडिट कर दे, नहीं, अक्सर ये होने लगा। शिवम भाई, पार्टी छोड़ दी। शिवम भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अक्सर अब ये होने लगा है विमर्श में कि लोग अटल जी अडवाणी जी के कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं करते। ये मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब अटल जी अडवाणी जी के बारे में जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी आज खेल रही, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो अब 10 साल में पैदा हुआ है? सब पुराने, वही सब 80 के मैनिफेस्टो के, कुछ तो 50-52 के मैनिफेस्टो के मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है वैसा नहीं है। दूसरा क्या है कि गडकरी जी और बात करें हम फडणवीस जी की, अब एक चीज बताइए, केसी त्यागी जी 60 साल के हैं, शिवम त्यागी 30 साल का है, बराबरी नहीं है ना। उन्होंने जो राजनीतिक जीवन देख के वहां तक पहुंच गए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, अग्री, लेकिन मुझे भी आप 60 साल बाद ही इवैल्यूएट करना, अभी मत करिए, अभी मैं कैसे बराबरी पे आ जाऊंगा। तो फडणवीस जी जो हैं अभी नए नेता है, धीरे धीरे ऊपर धीरे धीरे ऊपर आए हैं, समय के साथ साथ। एक नाम भूल गए आप, प्रमोद त्यागी का नाम भूल गए आप, आचार्य। नहीं, वो तो अब 2024 में आ ही रहे ना हमारे बराबर वाली सीट पे, वो तो अब आ ही रहे। सभी लोग मिस करते जा रहे हैं। नेतृत्व की बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर किसी से भी पूछा जाए, कुछ समय में ही ये डेवलप हुआ है कि नंबर 2 कौन है बीजेपी में, तो मैं युवाओं को देखता हूं, कोई भी अब गृह मंत्री अमित शाह का नाम नहीं लेता है नंबर 2 में। आप में से कोई बताएंगे नंबर 2 कौन है अभी लोकप्रियता के लिहाज से? वो तो नंबर 1 नंबर 2 तो तय है, तो फिर 2 की रेस में कौन आगे है? 2 की रेस में कौन आगे है? 2 की रेस में भी लोकप्रियता, आप जनता में लोकप्रियता के लिहाज से देखिए, नो डाउट योगी आदित्यनाथ वो चेहरा बना चुके हैं जो कि जिसको आप स्थानीय नेतृत्व की बात करेंगे, आप राज्य में कोई नेतृत्व डेवलप नहीं हुआ, आज वो केंद्र के नेतृत्व के लिहाज से इतने महत्वपूर्ण। और युवा है, ये जो अभी उम्र वाली थ्योरी दे रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है वो मामला। आप देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को कंपेयर करिए। कर्नाटक में भी डिमांड है योगी आदित्यनाथ की, क्यों है? डेवलप किया है, आदमी में भी वो बूता होना चाहिए और वो कुवत है प्रधानमंत्री मोदी में, इसलिए वो इतने बड़े नेता बन पाए। तो एक इंडिविजुअल को भी आप क्रेडिट दीजिए, सिर्फ ये नहीं कि हम कंपेयर कर देते हैं 2 लोगों को। सब बराबर नहीं होते हैं, सबके उनकी अपनी राजनीति करने का तरीका, नो डाउट। जैसे और पहली बार राजनीति नहीं कर रहे कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अचानक से राजनीति सीख गए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी राजनीति तब भी इतनी चर्चा में रहती थी, वो गुजरात भी उतनी चर्चा में रहता था और विदेशी नेताओं की यात्रा भी इतनी चर्चा में रहती थी जितना आज प्रधानमंत्री बनने का। बात करते हैं प्रवीण, इसको मैं ऑब्जेक्टिव होकर सोचूं, जब कांग्रेस पार्टी किसी कोई चुनाव हारती है तो कहते हैं राहुल गांधी फ्लॉप हो गए। बीजेपी जब हारती है तो हम ये क्यों नहीं कहते कि योगी आदित्यनाथ नहीं चले, नरेंद्र मोदी नहीं चले? वहां पे लोग मीडिया के पीछे रह जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? अगर आप दिल्ली हार जाते हो तो राहुल गांधी नहीं की वजह से हार गए, लेकिन जब आप हिमाचल हारते हो, कर्नाटक हारते हो, तो बीजेपी के जो बड़े नेता जो करें, इंडिविजुअल को क्रेडिट देना चाहिए, तो इंडिविजुअल को क्या डिस्क्रेडिट नहीं जाना चाहिए क्या? जाना चाहिए, लेकिन वो उस थ्योरी को या उनकी उस तैयारी को कमजोर करता है। क्यों उसको कि हाँ ठीक है आप लोग कह रहे हैं तो चलिए डिस्क्रेडिट ले लेते हैं? क्यों लेंगे भाई? उससे नुकसान है उनका। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर कोई भी डेंट लगता है या कोई भी हार उनके ऊपर आती है तो इससे बीजेपी का नुकसान होता है। ये स्ट्रेटेजिकल है, क्यों लेंगे वो? क्यों कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी वजह से? में बात आई ना, वो इसलिए भी आई है
कि जब आप जीत जाते हो तो पूरा क्रेडिट मोदी को देते हो, हार जाते हो तो उनकी छवि को डेंट लगता है, चाहे जाने अनजाने में, चाहे पार्टी स्वीकार करे चाहे ना करे। नुकसान तो तो होता ही इसका है। उद्देश्य है ना कि आपसे सबसे ज्यादा चलने वाले चेहरे को जब आप बार बार आगे ला रहे हो तो जो धूल उड़ेगी वो भी उसी चेहरे पर लगेगी। तो वो धूल उस चेहरे पर बार बार ना लगे, वो प्रोटेक्टेड रहे और वो सही वक्त के लिए सही समय पर काम आए। ये भी तो एक उद्देश्य है ना बड़ा, कि आप बार बार उसी इक्के को लड़ाओगे तो वो जब खत्म होगा, खर्च होगा, तब नुकसान भी आप ही का होगा। नहीं तो ये संघ ने नहीं किया, कि ये पार्टी ने तय किया कि एक ही चेहरा आगे रहेगा और हम संघ से नहीं पूछेंगे। ये क्योंकि जो हर चीज़ मजबूरी रिवर्स बन किया गई ना जाता है। पार्टी की, संघ क्या कर रहा था 10 साल तक? अगर केवल मोदी का नाम आगे बढ़ाया गया तो संघ ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन क्योंकि किया? उससे फायदा मिल रहा था उस वक्त। अब इस बार नुकसान हो गया तो इसका मतलब तो संघ भी अपनी बात से बैक ट्रैक कर रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि देखिए, अगर नुकसान होता हुआ दिखेगा तो पहले से जो ये कह रहे हैं ना कि माता को तो चिंता होगी कि भाई अगर पुत्र जब तक अच्छा चलेगा, देखिए वही बात है ना कि सफलता तो सबकी होती है और असफलता का कोई माँ बाप होता नहीं है, तो वो माँ बाप ढूंढना पड़ता है। दूसरी बड़ी बात, आप वहां पर भले ही 3.5 साल ही सही सत्ता में तो रहे ना कर्नाटक में, विकास की बात क्यों नहीं हुई? बजरंगबली और बजरंग दल इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए? भ्रष्टाचार, उसमें यह भी लिखा गया उससे, इतना बड़ा मुद्दा वहां, और उस करप्शन के चार्ज में आप खुद इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, एक वो जो विधायक का बेटा पकड़ा गया उस पर आपने एक्शन, लेकिन वो एक्शन में देरी हुई। नहीं दिक्कत हुई वो ईश्वरप्पा को जो फोन किया प्राइम मिनिस्टर ने, जिस व्यक्ति की वजह से वो सुसाइड हुई, वो नोट आया जिसको आपने हटाया कैबिनेट से, उसके आपने फोन करके कहा कि भाई शांत रहो, चुनाव लड़ने दो। प्राइम मिनिस्टर का फोन करना। हिमाचल में किया था। हाँ, कृपाल परमार को। हाँ, और आप मुझसे सवाल पूछने से पहले 2 बातें बोलना चाहता हूँ। विनोद जी ने कहा कि जहां जिस ऐतिहासिक स्थिति पे लेके गए हैं मोदी जी बीजेपी को, जहां छोड़ेंगे वो भी ऐतिहासिक होगी, इसीलिए संघ का ये एडवाइस आया। दूसरी बात, आपने बात की कि लाभार्थी वर्ग की 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, खाना खा रहे हैं, ये इसको अचीवमेंट मानते हैं। मैं इसको विफलता मानता हूँ कि आप इतना नए भारत का आप बात करते हो, आप अचीवमेंट्स की बात करते हो, और आपके देश में 80 करोड़ लोग जो है वो सरकार से राशन लेकर खाना खा रहे हैं, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी विफलता है। फिर सरकार अगर कोविड हो जाता है, जनता को मदद की जरूरत है, कोविड के बाद क्यों कंटिन्यू? जब नोटबंदी का असर नहीं हुआ, कोविड का असर नहीं हुआ, हम ग्लोबल लीडर हैं, हम नया भारत हैं, हमारी पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं, तो सिर्फ यही क्यों बस हो रहा है कि आपके देश में भुखमरी क्यों बढ़ रही है? इस पे क्यों नहीं काम करते आप? ये कोई अचीवमेंट नहीं है। इसको आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि देखिए हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे देश में लोग, सरकार जो है वो इतने लोगों को खाना खिला रही है, राशन दे रही है 5 किलो, अकाउंट में पैसा भी आ रहा है। अकाउंट वो एक अलग चीज है, वो किसान निधि जा रही है, लोगों के घर बन रहे हैं। मैं सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ। देखिए, संजय, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि सरकार की विफलता है। अगर सरकार की कार्य को देखेंगे तो आप देखिए जो सरकार ने 9 साल में कार्य किया, कभी देश में नहीं हुआ था। देखिए, मैं बोलने में कोई गुरेज नहीं। देखिए, आप एयरपोर्ट उठा के देख लीजिए, पहले कितने बने तो आप कितने बड़े, एम्स उठा के देख लीजिए, पहले कितने थे कितने बने। आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोग, जिसमें 5 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं। 9 से 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा गया। आप अपना फॉरेन रिजर्व को देख लीजिए, तकरीबन $580 बिलियन के आसपास तकरीबन है। जब मनमोहन सिंह थे $250 बिलियन था। तो आपको पूरा चीज देखना। लाभार्थी क्या होता है? जब कोरोना काल चल रहा था तो उनको दिया जा रहा था, उसमें कोई बुरा नहीं है। हमारी आमदनी भी जो कि हमारी डबल हो दिया, यही तो कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर हमारे पास तो कोविड खत्म हो गया। देखिए सरकार, अगर सरकार को ऐसा लगता है ये सामाजिक योजना है जो सबको देने चाहिए, अगर सरकार को लगता है दे रही है और लोगों को लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि जो जिस लोगों को दे रहे हो भूखमरी से पीड़ित है या भूखे मर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको अगर दे सकती है और वो ले रहे हैं तो हमें नहीं लगता कोई इसमें नुकसान है। अगर उसको बंद करके तो यही काम कांग्रेस कर रही है कि हम मुफ्त बिजली नहीं, मुफ्त बिजली में आ रहा, मुफ्त नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया, लाभ हो रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। लाभ के शब्द जो आपने कहा, मैं आ रहा हूँ, किसको हो रहा है? हाँ, लाभार्थी को हो रहा है या देने वाले को हो रहा है? मैं एकदम उस पे आ रहा हूं। आप ये बताइए, आपने प्रश्न पूछा कि बिजली का बिल, ये बताइए जैसे सत्ता में आते हैं 2.2 रुपए 89 पैसे बढ़ा देते, जो नेशनल एवरेज का 50% है। नहीं, आप 12 मई को बढ़ाया गया था। नहीं, 12 मई को नहीं बढ़ाया गया, ये कहानियां हैं। पेश कर दिया भाई। आप ये बताइए, 10 सरकार के 10 फैसलों को रिवर्स कर सकते हो, तो ये फैसले को रिवर्स करने में क्यों डर रहे हो? वो बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई, इसलिए हम रिवर्स नहीं कर सकते। आप गौ हत्या को वापस ले लेते हो, आप रिजर्वेशन की चीजों को वापस ले लेते हो। भाई एक्ट थोड़ी है बिजली वाला, नहीं उसमें एक्ट बना है ना। देखिए, कोई भी सरकार के तहत नहीं ले सकते, इंप्लीमेंट करती है, उसको आप रिवर्स कर रहे हो तो इसको भी रिवर्स कर लीजिए। आप क्यों कर रहे हो? सुमित जी, एक चीज जो ये बाकी वेलफेयर तो है ही है, बट इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की कमी है, अच्छाई है या बुराई है, बट आप यकीन मानिए, अमेरिका के बारे में एक सेइंग बड़ी फेमस है, दैट अमेरिका इज अमेरिका बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से चीजें 75 सालों में, सरकार किसी की भी रही हो,
हो जानी चाहिए थी वो आज हो रही है। सड़कों का जो जाल इस समय इस पूरे देश में है ना, शायद अगर हम 60s 70s के दौर में होते ना, तो इकोनॉमी में 80 से डेवलपमेंट शुरू की थी चाइना ने अपनी लेआउट पॉलिसीज बनाकर। अगर आज शायद हम उसको उस समय शुरू कर दिए होते तो इकोनॉमी के लेवल पर हम आज कहां होते, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसका ठीकरा आप किसी के सर भी फोड़ सकते हैं, मैं इस बात को नहीं, इसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक रियलिटी है। उसका जो आमूलचूल परिवर्तन इस देश की आज की सरकार ने किया है ना, इसको जब हम आज से 10 साल 15 साल बाद देखेंगे तो विल रियलाइज कि आज हम कहां पर खड़े हुए हैं। दूसरा, अब सर आगे आता हूं, जो 80 करोड़ लोगों का बात है खासतौर पर राशन की, मेरा ऐसा मानना है, पहली बात तो राशन में भी हमें अपने आप में कैटेगराइज करना पड़ेगा। पहले जो राशन मिलता था 2 किलो गेहूं 2 किलो अनाज, आज क्या नहीं मिलता। आज तो नमक से लेकर तेल से लेकर घी से लेकर सब कुछ मिल रहा है। उस समय कोरोना के समय में जरूरत थी, लोग कह रहे हैं कि 2 साल तक क्यों कंटिन्यू है। मेरे परिवार में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे परिवार में कोई मेरे घर का कमाने वाला ही अगर कोरोना में चला गया है तो उस परिवार को उस राशन की जरूरत है। बच्चे उसके 5 साल का 10 साल के 2 बच्चे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घर का काम करके उनकी माताजी किसी तरीके से थोड़े बहुत पैसे से अपना घर चला रहे, तो आपको उस राशन में क्या प्रॉब्लम है। मैं तो फिर से वही कहता हूं, मुझे प्रॉब्लम वहां है जो वन कारपेट लॉ में एक स्कीम को आप सबको दे देते हैं। जिसके घर में 50 करोड़ है वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, और जिसके घर में मतलब 50,000 रुपए का उसका घर है वो भी 300 रुपए बिजली फ्री दे रहा है। अरे जो आपके प्लानिंग वाले एडवाइजर है उनको कहिए भैया एक अच्छी स्कीम थोड़ा दिमाग लगाकर बनाए। देखिए कोरोना में 4 लाख लोग मरे, 80 करोड़ लोगों को आप वो दे रहे हो गेहूं राशन, वो कह रहे हैं जो मर गया उसको परिवार को चलाने दिया जा रहा, तो 80 करोड़ लोग मरे क्या? टोटल 4 लाख सरकारी आंकड़ा है। एक मिनट 4 लाख आप आइडेंटिफाई करिए ना, आपके पास मैकेनिज्म है, आइडेंटिफाई करिए कि कौन वाकई नीडी हैं, जिनके परिवार में जो मुखिया था वो चला गया और अकेली औरत है या बच्चे हैं छोटे, उनको दीजिए आप। लेकिन आप जिनको दे रहे हो, जिस दिन कभी जांच हुई ना इस लाभार्थी घोटाले की, तो पता लगेगा कितना गेहूं जो है। हमारी नजरिए के जरिए जनता भी अपने मन को मन बना सके, मन के अंदर क्या उसकी चीजें तय कर सके। तो शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आज से अगर हम ठीक 1 साल आगे जाएं 2024 में, तो आज की तारीख में नई सरकार शपथ ले चुकी होगी। केवल इतना ही वक्त बचा है, केवल 11 महीने बचे हैं आप सबको वोट डालना। इसीलिए ये परिचर्चा बहुत जरूरी है ताकि देश में एक अच्छी, ईमानदार और जनता के लिए जवाबदेही वाली सरकार बन सके। शुक्रिया खबरों के खिलाड़ी को देखने के लिए, थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अमरउजाला.com पर इस शो को देखिए, इसको लाइक करिए, इसको पसंद करिए, इसको आगे भी फैलाइए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।